हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले का वादा किया था कि मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पे 100 एमसीक्यू कराऊंगा, तो आज उसका लास्ट पार्ट है। अभी तक हम इसके 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कि 80 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम 80 के आगे से डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, लास्ट क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन पेंडिंग छोड़ा था, आपको कहा था आप खुद कीजिए। तो बड़े से स्टूडेंट्स ने इसका गलत आंसर भी दिया था और बड़े से स्टूडेंट्स ने यह भी कहा था सर इसे समझा दीजिए। एक्चुअली हम वैसा क्वेश्चन एक कर भी चुके हैं, तो दिखा देता हूं कैसे करना है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 था वो, तो ध्यान से समझिएगा। जिन्होंने गलत किया था, कुछ ने सही भी किया था। इधर वो बोल रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज 10,000, प्रॉफिट इज 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। ठीक है, अब ये जो जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये हमें क्या दिया है, सेलिंग प्राइस पे दिया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जिस पे प्रॉफिट दिया होगा उसे आपने लेट कर लेना है एक्स। तो सेलिंग प्राइस पे दिए तो सेल्स को मैं क्या लेट कर लेता हूं, एक्स, माइनस जीपी कितना है 25% ऑफ एक्स, 25/100 एक्स, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 10,000। तो इस प्रकार इसे सॉल्व करना था। इसके डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 में से 75 काटे तो 100 में से 25 काटे तो 75 एक्स अपॉन 100 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 10,000। जब 75 और 100 को हम उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि ये आपका बन जाएगा 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 75। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आपकी आ जाती है 13,333.3, मतलब 13,333 रुपए .33। लेकिन हमने इधर क्या निकालना है, सब प्रॉफिट निकालना है। ये आपकी सेलिंग प्राइस होगी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी 10,000, तो इसे माइनस कर दीजिए तो आंसर आपका आता है 4 × 3। तो ये था आपका आंसर C1। अब आगे बढ़ते हैं। 81st क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैं आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा आंसर्स अपडेट करने के बाद। तो 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मैंने ये वर्ड जानबूझकर डाला है, एक्सेप्ट। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आपने ध्यान से पढ़ना होता है। बड़ी बार आप ये वर्ड्स निग्लेक्ट कर देते हो और उधर आपका आंसर गलत हो जाता है। नॉन मॉनेटरी, इस वर्ड से तो आप वाकिफ होंगे। नॉन मॉनेटरी हो गया जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। नीचे में से ऑप्शन में से कौन सा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है, एक्सेप्ट बोला है। ठीक है, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो नॉन मॉनेटरी होंगे, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो नॉन मॉनेटरी होंगे। एक ऑप्शन ऐसा है जो नॉन मॉनेटरी नहीं होगा, वो मॉनेटरी होगा, मतलब पैसा उसमें इन्वॉल्व होगा। तो वो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, दैट इज योर डीएनएस अलोवेंस। ये जो डीएनएस अलोवेंस है, आप सभी को पता होगा, ये आपकी सैलरी में इंक्लूड होता है। जब आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो डीएनएस अलोवेंस क्यों मिलता है, ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से आपकी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जब प्राइसेस आपके बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट आपको थोड़ी सी छूट दे देती है, कहती है कि ये लो एक्स्ट्रा अमाउंट रख लो। सैलरी आपकी इंक्रीज नहीं होती, बस ये आपको अलोवेंस दिया जाता है ड्यू टू राइजिंग प्राइसेस। तो इसमें आपका पैसा इन्वॉल्व होता है। बाकी सब जैसे आप देख सकते हो, हेल्थ एंड सेफ्टी, इसमें आपका पैसा नहीं इन्वॉल्व होता, ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपका नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। हाउसिंग फैसिलिटी, ये भी आपका नॉन मॉनेटरी रहता है। एंड एजुकेशन ट्रेनिंग, ये भी आपका नॉन मॉनेटरी होता है। होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। 82 क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ सेमी वेरिएबल आइटम इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, इसमें भी बोल रहा है सेमी वेरिएबल आइटम बताओ एक्सेप्ट। नीचे में से कोई 3 ऐसे हैं जो सेमी वेरिएबल है और कोई एक ऐसा है जो सेमी वेरिएबल नहीं है। तो जो नहीं है हमने वो पहचाना है। सबसे पहले आपका टेलीफोन बिल तो आ जाता है, तो इसे हम क्रॉस ही कर देते हैं, ये ऑप्शन क्रॉस हो जाता है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मैंने आपको बताया था, तो ये भी क्रॉस हो जाता है। आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन, दैट इज इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो इसमें से जो आपका सेमी वेरिएबल आइटम आती है
वो आपकी आती है इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग। ये भी आपकी सेमी वेरिएबल है, क्योंकि ये भी टाइम आपकी डिपेंड करता है आप कैसी पॉलिसी ले रहे हो, आपने कितनी वैल्यू इंश्योर करानी है, आप कितनी ज्यादा क्लेम करना चाहते हो एंड में, तो उसके कारण ये भी आपका सेमी वेरिएबल है, तो ये भी क्रॉस हो जाता है। तो आंसर विल बी योर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इस हिसाब से आपने प्रॉपरली क्वेश्चंस को ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, तब आप अपने आप उस आंसर पे पहुंच जाओगे। 83 क्वेश्चन, ये सिंपल है, मैंने दे दिए हैं इसके पार्ट। दैट इज योर डायरेक्ट मटेरियल 12,000, डायरेक्ट लेबर 8,000, अदर डायरेक्ट कॉस्ट इज 2,000, व्हाट विल बी योर प्राइम कॉस्ट। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ये बड़ा ही सिंपल है, इसके बारे में आपको बड़ी बार बता चुका हूं। 84 क्वेश्चन, इन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूज ऑफ नेल, पिन, ग्लू एंड पॉलिश which used to increase its esteem value, that cost is treated as। आपने फर्नीचर बनाया, उसमें जो आपने नेल क्या होते हैं, किल, पिंस लगाई, ग्लू लगाई, पॉलिश लगाई, वो क्या है, तो वो क्या है आपका, डेट इज योर इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। वो आपका डायरेक्ट नहीं है, तो डायरेक्ट मटेरियल इसका क्या गिना जाएगा, सर इसका डायरेक्ट मटेरियल इज योर वुड, अगर हम फर्नीचर की बात करें। 85 क्वेश्चन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी डिफाइंड एज। तो मैं आपको बता देता हूं, मैं जैसे कि मैंने आपको पहले के बता चुका हूं, एमसीक्यू में आपको कुछ नए पॉइंट सुनने को मिलेंगे आपको, तभी मैंने इधर 100 एमसीक्यू रखे हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, नाम बता रहा है, वो मार्जिन जहां पे आप सेफ हो। आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, सर हम बिजनेस कर रहे हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो सके, इसलिए कर रहे हो। अब मैंने आपको बताया था एक पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, मैंने आपको बताया था एक पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, दैट द स्टेट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां पे आप अपनी पूरी की पूरी कॉस्ट कवर कर पाते हो, उसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इट इज ए स्टेट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जहां पे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता और कोई भी लॉस नहीं होता, ठीक है, वो आपकी थी ब्रेक इवन पॉइंट। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, जितना भी पैसा आपका ब्रेक इवन के ऊपर जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रेक इवन पॉइंट है 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर जितनी भी आपकी सेल होगी वो हम कहेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो क्योंकि उसमें हम सेफ हैं, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उस कारण इसका आंसर क्या रहता है, द एक्सेस ऑफ बजटेड सेल्स ओवर ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ सेल। अब आपने ध्यान देना है, ये बजटेड सेल दिया है, ओवर बजटेड एक्चुअल वैल्यू नहीं होता, और ना ही बजटेड सेल ओवर बजटेड फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं होता। इसमें आपका आप कह सकते हो फिक्स्ड और वेरिएबल जब दोनों इंक्लूड करके, क्योंकि फिक्स्ड में भी तो हमें लॉस हो रहा है, तो उस कारण इसका आंसर क्या आएगा, द एक्सेस ऑफ बजटेड सेल ओवर ब्रेक इवन वॉल्यूम इज ऑफ सेल, दैट विल बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। होप कि आपको क्लियर होगा। तो मैंने जानबूझकर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि हम जेकेएसएसबी वालों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, हमें सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं, ताकि उधर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उधर आसानी से सॉल्व कर ले और मुझे याद करें। तो आगे बढ़ते हैं। 86 क्वेश्चन, ये भी इसके रिलेटेड डाला ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि हमारा मोटो ही क्या है, कंसेप्ट पाओ मार्क्स लो। आपने कंसेप्ट पा लिया तो मार्क्स आपकी ओर खुद आएंगे। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेल्स इज 20,000 यूनिट्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज 50,000 यूनिट्स। सिंपल क्या है, सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस कर दो, दैट विल बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब 5,000 यूनिट्स, रुपीज 5,000 नहीं, क्योंकि आपको यूनिट्स में दिए हैं, इसका ध्यान देना है। तो 5,000 यूनिट्स इज योर आंसर, मतलब हमने बेचे कितने, 20,000 यूनिट, और हमारी ब्रेक इवन पॉइंट कितना यूनिट था, सर 15,000 यूनिट, मतलब 15,000 यूनिट हम बेचते हैं तो हमें ना ही कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है, ठीक है। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हमारा क्या रहेगा, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, दैट विल बी योर 5,000 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ सेल्स इज 10,000। वो कह रहा है प्रॉफिट निकालिए अगर सेल आपकी 10,000 है यूनिट, ठीक है, 10,000 यूनिट्स,
फिक्स कॉस्ट है आपकी 50,000, वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपए, सेलिंग प्राइस है 20 रुपए। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी बोल रहे सर? 12 रुपए। तो 12 इंटू 10,000 कितना हो गया? वेरिएबल टोटल कॉस्ट कितनी हो गई सर? 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 होगी। और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 50,000 प्लस 50,000 कर लो। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है? 1,70,000। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1,70,000। सेल की अगर हमने निकालनी है तो सेल कैसे निकालेंगे? 20 रुपए की। एक प्रोडक्ट हम कितने का बेचते हैं? 20 का। बेचे कितने हैं? 10,000। 20 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा सर? इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक है, 3, 4, 5, 2 लाख हमारी सेल है। कॉस्ट कितनी है? 1,70,000। अगर 2 लाख को 1,70,000 से माइनस कर देंगे तो हमारी प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट विल बी योर 30,000। प्रॉफिट विल बी योर 30,000। तो ऑप्शन विल सी इज द करेक्ट वन। होप कि इतना क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हो। सबसे बड़ी खूबी आप कह सकते हो वीडियो लेक्चर्स की यही होती है, और सबसे बड़ा लॉस यही होता है कि हम फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें आप जितनी मर्जी वाली लेक्चर देखिए, ये आपके पास लेक्चर फॉर एवर रहेगा। आप देखिए, बस ये चीज है कि आपने कंसेप्ट समझना है। फिर भी समझ नहीं आता आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट इफ वेरिएबल कॉस्ट आर रिड्यूस्ड? अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को घटा दें तो ब्रेक इवन पॉइंट को क्या होगा? अभी तक आपको ब्रेक इवन पॉइंट पता चल जाना चाहिए क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट असली में किस किस का प्लस रहता है? आप कह सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट आपका प्लस रहता है सर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, और उस पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जहां पे आपको नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है। मैं इधर असली में इन दोनों का प्लस नहीं होता, मैं इसलिए बता रहा हूं। ब्रेक इवन पॉइंट में जब भी हम कंसीडर करते हैं तो दोनों कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, लेकिन बड़े से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है, वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं। तो याद रखना है कि दोनों कॉस्ट को कंसीडर करना है। तो क्या कह रहा है, अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट घट जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, जब हमारा वेरिएबल कॉस्ट घट गया तो ब्रेक इवन पॉइंट भी घट जाएगा। इसकी मैं एग्जांपल दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल, हमारा पहले फिक्स कॉस्ट था 50 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट भी था 50 रुपए। ठीक है, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी समझ लो हो गया 100। ये हमारा ब्रेक इवन सेल की बात हो रही है। ठीक है, अब उस यूनिट पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट घट गई। वेरिएबल कॉस्ट घट गई, समझ लो मेरी 30 होगी। 50 प्लस 30 हो जाएगा 80। तो इधर आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी घट जाएगा। तो इधर आंसर क्या आ जाएगा? दैट योर ब्रेक इवन पॉइंट विल ऑल्सो डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की रिलेटेड डाला है, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या इफेक्ट करेगा जब फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी? तो ये भी सेम ही रहेगा, जब फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी तो ब्रेक इवन पॉइंट भी इंक्रीज होगा। द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट है सर? आपने बताया है डैट इट इज योर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस स्टेज, जहां पे हमें ना ही कोई नुकसान हो रहा है ना ही कोई फायदा हो रहा है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टोटल सेल्स रेवेन्यू इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस, मतलब टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस होना चाहिए। कौन से एक्सपेंसेस? दोनों बोले मैंने, इधर ब्रैकेट में मैंने लिखा भी है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट बोल रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल टू टोटल फिक्स एक्सपेंसेस। अब आप सभी को याद होगा कंट्रीब्यूशन क्या है सर? कंट्रीब्यूशन हमारा होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब वो जो आंसर आएगा वो हमारा फिक्स कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, तब जाके वो भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ही लाएगा। एग्जाम्पल लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है 100। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट है 100, जिसमें से 60 मेरी फिक्स कॉस्ट है और 40 मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो इसमें अगर मैंने कंट्रीब्यूशन निकालना है, कंट्रीब्यूशन क्या करते हैं हम? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं। तो सेल्स आपकी 100 है, 100 में से मैंने 40 माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 60। और 60 इक्वल टू 60 होना चाहिए, मतलब ये फिक्स कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, तो वो हमारा
वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डेट बोथ ए एंड बी। इसका आंसर बोथ ए एंड बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज। टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, टोटल सेल, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो, ऊपर मैं बता चुका हूं डेट इट विल बी योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। 92 क्वेश्चन, अ वेरिएबल कॉस्ट इज, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो ध्यान से समझना, दैट इट वन विच टेंड्स टू वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो वो बढ़ेगा, अगर घटेगी तो वो भी घटेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज B1। 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का कौन सा इसमें से ऑब्जेक्टिव है, तो आप सभी को याद होगा मैंने आपको कॉस्ट शीट के बारे में पढ़ाया था। तो ऊपर चलते हैं, मैं उधर से बता देता हूं। तो ये आपका आ जाता है कॉस्ट शीट, नीचे होगा, लेट्स सी, ये रहा, आप इधर देख सकते हो। मैंने क्या बताया था, कॉस्ट शीट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, दैट इट डिटरमाइंस द सेलिंग प्राइस, टिक, फैसिलिटेट्स इन मैनेजर डिसीजन मेकिंग, टिक, प्रिपरेशन ऑफ बजट्स। ये तीन इसके मेन मकसद है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में हमें दिया है फॉर डिटरमाइनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, ये टिक करते हैं। मैनेजर डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, ये भी टिक करते हैं। बजट्स में प्रिपेयर करता है, ये भी टिक करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का कौन सा इसमें से एलिमेंट नहीं है, तो पहला एलिमेंट तो प्राइम कॉस्ट ही होता है, उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट होता है, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो राइट आंसर विल बी योर कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि नॉट बोला है। 95, व्हेन ए कंपनी यूजेस 2 और मोर देन 2 मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग देन इट इज नोन एज। जब कंपनी 2 या 2 से ज्यादा कॉस्टिंग के मेथड यूज करती है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब हमने टेक्निक्स ऑफ वो पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो वो क्या था, दैट इट इज नोन एज मल्टीपल कॉस्टिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मल्टीपल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज। मल्टीपल कॉस्टिंग किस नाम से जानी जाती है, दैट इट इज नोन एज, ऊपर चलते हैं, एक बार दिखा भी देता हूं कि मैं आपको बता चुका हूं। अब आपकी गलती अगर आपने उसे नोट डाउन नहीं किया, बाद में एग्जाम में आ गया तो आप कहेंगे कि ये पढ़ाया नहीं था। तो आप देख सकते हो, दैट मल्टीपल कॉस्टिंग इज नोन एज कंपोजिट कॉस्टिंग। तो नीचे चलते हैं, कहां पे दिया हुआ ये ऑप्शन, तो ये दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन ही दिया गया है। 97, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज यूजफुल। आप कॉस्ट को क्लासिफाई कब करते हो और वो मदद किसमें करती है, दैट इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई योर डिफरेंट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट में आएगी, कोई कॉस्ट संक कॉस्ट में आएगी, कोई कॉस्ट कंट्रोलेबल कॉस्ट में आएगी, कोई कॉस्ट अनकंट्रोलेबल कॉस्ट में आएगी, कोई कॉस्ट नॉर्मल कॉस्ट में आएगी, कोई कॉस्ट एबनॉर्मल कॉस्ट में आएगी। तो जो क्लासिफिकेशन है वो हमें मदद करता है डिफरेंट कॉस्ट को पहचानने में। व्हाट इज टेंडर, ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो टेंडर क्या है आपको, क्योंकि जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। टेंडर वर्ड आप यूज करते भी हो, आपको बढ़िया न्यूज़पेपर में दिखा भी होता होगा, टेंडर हुआ इशू, टेंडर कोई लेना चाहता था एंड सो ऑन, गवर्नमेंट मैक्सिमम इशू करती है टेंडर। तो टेंडर असली में होता क्या है, इट इज योर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। आप एस्टिमेट करके बता देते हो कि मेरी खर्चा इतना होगा तो मैं ये टेंडर लेने के लिए तैयार हूं। तो आपको याद रखना है, टेंडर इज जस्ट ए एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। 99, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज टू। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने आपको मैगी की एग्जांपल दी है कि मैगी आपकी मार्केट में 10 रुपए की अवेलेबल है, क्या मैं ऐसे 15 रुपए की बेच सकता हूं? 15 रुपए की बेच तो सकता हूं, लेकिन मेरी सेल बड़ी कम होगी क्योंकि वो सारे 10 रुपए की ही लेना प्रेफर करेंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें बताता है कि कैसे कंट्रोल किया जाए कॉस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपकी इस सीरीज का, दैट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज। जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो किस नाम से जानी जाती है? टर्मिनल कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, हैम्पर कॉस्टिंग,
कि ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है टर्मिनल कॉस्टिंग। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, आप ऊपर देख सकते हो। तो इधर ही हमारे 100 MCQ खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा आपका बजटरी कंट्रोल पे आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाए। तो कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बजटरी कंट्रोल, उस पर 3 लेक्चर्स ही बनेंगे। उसके ऊपर मेरा काम अभी चल रहा है। आपको पीडीएफ में इसकी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। और अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं मानता हूं कि मैंने थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन हमने वर्ड्स के लिए अपेयर होके जाना है, वर्ड्स के लिए पूरी तैयारी करके जानी है, ताकि एग्जाम में वो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले आप उसे अटेम्प्ट कर सके। तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक बटन को जरूर दबाएं और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और कल आपको एक हिस्ट्री ऑफ जीएनके पे भी लेक्चर मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।